सारी दुनिया में इस वक्त जमहूरियत को जिस चीज से सबसे ज्यादा खतरा है वो खुद वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट बना पड़ा है। हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म जैसी तहरीकें जमहूरी बुनियादों पर अपने अपने मुल्कों में इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आ रही हैं, बल्कि कई जगह पर इलेक्शन जीत भी रही हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो इंतहाई गैर जमहूरी तर्ज अमल के साथ हुकूमत चलाती हैं। आज थोड़ी डिफरेंट टाइप की वीडियो लेकर हाजिर हो रहा हूँ। आमतौर पर वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि लोग देखें, लेकिन आज की वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी हो चुका है। पॉपुलिज्म की ये लानत सारी दुनिया में फैल रही है और पाकिस्तान में ये ना आ जाए इसलिए आज की वीडियो बना रहे हैं। मैं हूं तैयब इब्राहिम, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिसाब लगाते हैं कि ये तंजीमें ऑपरेट किस तरह करती हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है। हम केस स्टडी के तौर पे पकड़ेंगे हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म को। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इस तरह की सोच, इस तरह की तहरीकें इतनी जल्दी इतनी पॉपुलर क्यों हो जाती हैं, और आखिर में हम ये देखेंगे कि हमने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को इस टाइप की किसी तहरीक से कैसे बचाना है। तो हम शुरू करते हैं बुनियादी आइडियोलॉजी से। इन तहरीकों में 3 एलिमेंट होते हैं जो बिल्कुल क्लियरली नजर आते हैं। केस स्टडी के तौर पे हम इस वक्त हिंदुत्व को ले रहे हैं और ज़ायनिज़्म को ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप चाहे हिटलर की नाजियों की तहरीक देख लें या उसके अलावा आप रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जो बुद्धिस्ट तहरीक है, आप इस टाइप की किसी भी तहरीक को देखेंगे तो बुनियादी तौर पे यही 3 एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। सबसे पहला आंसर है रिलीजियस नेशनलिज्म, यानी मजहब और कौमियत को मिला दिया जाता है। हम यहूदी हैं और इसराइल हमारा लैंड है, बस है तो है। हिंदुत्व तो इस मामले में मजीद 2 हाथ ऊपर है कि हिंदू हर कोई है जो अपने आप को भारत माता का बेटा मानता है, और जो अपने आप को भारत माता का बच्चा नहीं मानता उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। दूसरा एलिमेंट है रेशियल या कल्चरल नेशनलिज्म, यानी हमारी जुबान बोलो। अमेरिका में ऐसे लोग स्पेनिश के खिलाफ हैं। इसराइल में तकरीबन मुर्दा हो चुकी जुबान इब्रानी को दोबारा जिंदा किया गया है। इसी तरह रेस की बुनियाद पर भी बात होती है। अमेरिका में आज भी व्हाइट कम्युनिटी की बात होती है, जैसे ब्लैक कम्युनिटी या हिस्पैनिक कम्युनिटी या एशियन कम्युनिटी कोई कमतर लोग हों। हिटलर ने भी रेस की ही बात की थी कि हम सुपीरियर रेस हैं। तीसरा एलिमेंट है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यानी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो आम तौर पर ग्लोबलिज्म से उलट चलती हैं, बहुत प्रोटेक्शनिस्ट होती हैं, एफिशिएंसी कम होती है और हुकूमत का मिजाज इंटरनेशनल कंपटीशन के खिलाफ होता है। जो लोग जमहूरियत में से कीड़े निकालते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि जमहूरियत का मतलब है टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, यानी अक्सरियत की आमरियत। पॉपुलिज्म इसी की अगली मिसाल है, यानी वो बात करो जो लोगों को पसंद आए। उस बात का सच होना जरूरी नहीं, उस बात का अच्छा होना जरूरी नहीं, उस बात का मुल्क के लिए फायदेमंद होना जरूरी नहीं, बस लोगों को पसंद आनी चाहिए। चलें हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म से ही शुरू करते हैं। ऐसी तहरीकें कहती हैं कि तुम्हारा मजहब सच्चा है, खुदा तुमसे प्यार करता है, ये जमीन तुम्हारी है, तुम फैसला करोगे कि कौन इसमें रहेगा और कौन नहीं। जो लोग तुमसे अलग हैं उन्हें इस जमीन पे रहने का कोई हक नहीं। तुम उन पर जुल्म करो, मारो, पीटो, बल्कि एलिमिनेट कर दो, कोई मसला नहीं। खुदा तुमसे प्यार करता है, तुम्हें हक है कि तुम उनके साथ कैसा सलूक करो। ऐसी पॉपुलिस्ट तंजीमें अक्सर फॉरगॉटन ग्लोरी की बात करती हैं। रिवाइवलिस्ट एजेंडा होता है, जैसे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसराइली अपने ज्यूइश किंगडम को दोबारा बनाना चाहते हैं और भारत वाले हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत जैसे ख्वाब देखते हैं। एक और एलिमेंट फियर मॉन्गरिंग होती है। हमेशा बताया जाता है कि हम खतरे में हैं, हमारा रहन सहन खतरे में है, इसीलिए ऐसी हुकूमतें पुलिस और फौज पर खर्चा बढ़ाती जाती हैं। आपको बुनियादी बात तो समझ में आ ही गई होगी। ऐसी पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स का पॉलिटिकल गोल ये होता है कि जितने लोग उनके मुल्क में रह रहे हों वो उनकी मर्जी के मुताबिक रहें, मेजॉरिटी की मर्जी के मुताबिक रहें, मेजॉरिटी की तरह खाए पिएं, उनकी जबान बोलें, उनकी तरह रहन सहन इख्तियार करें, उनके कल्चर को अपनाएं और इस सब को पसंद करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर निकल जाएं। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। अब ये जो बातें होती हैं कि हाँ हमारी तरह बन के रहो, बिल्कुल हमारी जबान बोलो, ये वाली बातें हमारे पढ़े लिखे जाहिलों को बहुत पसंद आती हैं। पढ़े लिखे जाहिल इसलिए कि अब फर्ज करें अमेरिका में एक साहब बैठे हैं जो देखते हैं कि भाई अमरीकी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही और ये कोई चीन से आ रहा है, कोई मैक्सिको से आ रहा है, कोई इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं और इन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये क्या बात हुई। वो ये सोचने के लिए तैयार नहीं होते कि भाई ये लोग 7 समंदर पार से उठ के आ गए हैं और ये इसके बावजूद कि इस कल्चर के साथ हम आहंग नहीं है, ये इस काबिल हैं कि वो नौकरी हासिल कर सकें जो अमरीकी हासिल नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब अमरीकी पीछे रह रहा है।
یہ ان لوگوں کو روکنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اپنی قابلیت بڑھانا حل ہے۔ لیکن یہ باتیں تو پسند نہیں آتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پاپولسٹ گورنمنٹ، پاپولسٹ لوگوں کی باتیں ان کو پسند آتی ہیں کہ بھائی روکو ان کو۔ پھر اگر یہ سٹوری امریکہ کی ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی ان کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اگر یہ سٹوری بھارت کی ہو تو مودی جی جیسے صاحب کوئی ان کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں، اور اسرائیل ہو تو نیتن یاہو ہو جاتا ہے۔ پچھلے 10-15 سال سے اس برانڈ کی سیاست بہت تیزی سے پھیلی ہے۔ یوکے میں یوکپ کا پروپیگنڈا یہاں تک پہنچ گیا کہ اگلوں نے بریگزٹ کر دیا، بعد میں سوچتے رہے کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ جرمنی میں AFD کا رائز ساری دنیا میں الارم بجا رہا ہے۔ برازیل اور فرانس نے بڑی مشکل سے ان پارٹیز کو حکومت سے دور رکھا ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ سوویت یونین کے فال کے بعد جمہوریت کے لیے اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں آیا۔ سننے میں لگتا ہے کہ ایسی رژیمز چونکہ ان کا فوکس بہت زیادہ انورڈ ہوتا ہے، یہ دوسری قوموں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بنا پاتی ہوں گی، کیونکہ اپنے آپ کو ہر کوئی یہ لوگ صحیح سمجھتے ہیں اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کند ہر جنس باہم جنس پرواز، ہندوتوا اور زائنزم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹرمپ اور مودی کی بہترین دوستی نظر آتی ہے۔ ایک ہی برانڈ کی سیاست کرنے والے ایک دوسرے کو پہچان بھی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے بھائی بندو ہیں۔ ایسی موومنٹس کو ایلائز چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سوچ بہت زیادہ ایکسپینشنسٹ مزاج کی ہوتی ہے۔ یہ موومنٹس دوسرے علاقوں میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کلٹس بنائے جائیں، بلکہ پوری کی پوری حکومتیں ٹاپل کی جائیں، اپنی ٹائپ کی حکومتیں دوسرے ملکوں میں بھی بنائی جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پرو مودی کمیونٹی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ہندی بولنے لگ گئے تھے۔ یہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کی امریکہ میں کلیئر کٹ انٹروژن ہے۔ اب کی بار ٹرمپ سرکار، ابھی کی بار ٹرمپ سرکار۔ امریکہ کی ہندو کمیونٹی میں ہندوتوا کا رائز تو کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں، اتنا زیادہ کہ یہ اب امریکہ کی اپنی پالیٹکس کو افیکٹ کرنے لگ گیا ہے۔ اسی طرح بھارت کی نیپال میں ہندو سویم سیوک سنگھ اور راشٹر پرجنتر پارٹی کی سپورٹ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ HSS تو RSS ٹائپ کی تنظیم ہے اور RPP وغیرہ وہی سیاست کر رہی ہیں جو BJP بھارت میں کر رہی ہے۔ یہ ہے طریقہ کار اس سوچ کا۔ اس میں مائنورٹیز بالکل پس کر رہ جاتی ہیں، اور چونکہ یہ سوچ ظلم پر مبنی ہوتی ہے اس لیے یہ تھوڑی سی انسیکیور ہوتی ہے تو طاقت استعمال کی جاتی ہے اور اپنے جیسے حکومتوں سے دوستی کر کے ایلائز تلاش کیے جاتے ہیں۔ نیپال اور امریکہ کی مثال تو ہم نے دیکھی ہے، لیکن ایسی مثالیں اگر غور کریں تو ہمیں ساری دنیا میں مل جائیں گی۔ اب آتے ہیں ہم ذرا اپنے ملک کی طرف۔ ابھی تک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہندوتوا میں یا زائنزم میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کیا ہیں، لیکن ہم ذرا یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم 100 سال پیچھے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 1920s میں اسلامک آئیڈینٹی کی سوچ بہت بڑھنا شروع ہوئی۔ خلافت موومنٹ، علامہ اقبال، مسلم لیگ، پاکستان کا قیام، جو جنریشن 1920s 1930s میں جوان ہوئی تھی اسی نے پاکستان بنایا، لیکن اس کی بعد والی جنریشن میں اتنا آئیڈینٹی کرائسس نہیں تھا۔ اس سے اگلے تقریباً 20 30 40 سال یہ مسئلہ تھوڑا کم ہوتا گیا، ایک مذہبی نیشنلسٹ سوچ اس طرح سے ڈومیننٹ نہیں ہوئی۔ لیکن 80s کے بعد ماحول پھر چینج ہوا اور اس کے اگلی جنریشن نے پھر سے نیشنلزم کو یا مذہب کو اپنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنایا، لیکن آج یہ مسئلہ دوبارہ سے کھڑا ہو رہا ہے۔ اس بار مذہب کے ساتھ ایتھنک آئیڈینٹی کو مکس کیا جا رہا ہے۔ آئیڈینٹی پالیٹکس اور دہشت گردی بہت بڑھ رہی ہے۔ بلوچستان کی نیشنلسٹ جماعتیں، پشتون نیشنلسٹ موومنٹس، مہاجروں کی نمائندہ جماعت کون سی ہے؟ سندھ پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دے گا چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ چونکہ پاکستان ریلیٹیولی ایک نیا ملک ہے، لیکن اس میں جو رہنے والے ایتھنک گروپس ہیں ان کی تاریخ بہت پرانی ہے، تو یہاں پر جب آئیڈینٹی پالیٹکس شروع ہوتی ہیں تو وہ کبھی بھی پورے پاکستان کی سطح کی نہیں ہوتی، یعنی نیشنلسٹ موومنٹس پورے پاکستان کی سطح پر نہیں ہوتی جیسے کہ دوسرے ملکوں میں ہو جاتی ہیں، بلکہ یہاں پر مسئلہ آتا ہے ہم فلانی قوم ہیں اور ہم فلانی قوم ہیں، ہمارا حصہ فلانی قوم کیوں کھاتی ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں لیکن دوسری قوم کون ہوتی ہے پاکستان میں رہنے والی۔ اس طرح کے جو مسئلے ہیں پاکستان کے لیے وہ ایک بہت بڑے کرائسس کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ بات کی تھی کہ کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی ڈیمانڈ کیوں آتی ہے اور کیا کراچی کو ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے نیچے جو کمنٹس آئے تو دیکھ کے ڈر سا گیا۔ جتنے سندھی لوگ تھے ان کے کمنٹس یہ آتے تھے کہ ہماری لاش پر سے گزر کے کراچی صوبہ بنے گا، اور جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی تھی اس کے کمنٹ یہ آتے تھے کہ ہاں ہم گزر جائیں گے تمہاری لاش پر سے۔ ملک میں پہلے ہی انکم انیکویلٹی بہت بڑی ہے، کمزور کو انصاف نہیں ملتا، ہماری سیاست بہت
ज़्यादा गंदी हो चुकी है। इस तरह के हालात में पहले ही मुल्क में यूनिफाइंग फैक्टर्स की बहुत शदीद कमी हुई पड़ी है। इन हालात में पॉपुलिस्ट जमातों का उठना बहुत आसान हो जाता है और हमें इस तरह की जमातों का राइज सारे पाकिस्तान में थोड़ा थोड़ा नजर भी आ रहा है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है ना कहना कि भाई तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार किसी दूसरे इलाके में रहने वाले कोई और लोग हैं, और उसके साथ थोड़ा सा इस्लामिक टच दें और एक बेहतरीन रेसिपी तैयार। इस तरह की बातों पर तो पब्लिक भरोसा कर लेती है, और फिर हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर शऊर बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके से कुचला गया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिराई गई है, अदब को ख़त्म किया गया है, तो इस तरह के मुल्कों में तो पब्लिक बेचारी भरोसा ही करेगी ना, वो इस चालाकियों को, सियासतदानों की इन चालाकियों को क्या समझेगी। कहते हैं जो लोग भूखों की तरह ताकत के पीछे भागते हैं उनके हाथ में कभी ताकत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग पावर हासिल करके उसको अब्यूज करते हैं। लेकिन जमहूरियत का मसला ये है कि जो बंदा ताकत के पीछे सबसे ज्यादा भागे उसी को ताकत मिलती है। अगर डिवाइड एंड रूल बहुत अच्छी पॉलिसी है और ऐसी चीज़ों को वोट मिलते हैं, तो फिर कोई अच्छा शरीफ इंसान, सच बात कहने वाला इंसान कैसे इस तरह की सियासत में आगे निकलेगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब्दुल सत्तार ईधी साहब ने 2 इलेक्शन हारे हुए हैं। अब इस सारे मसले का हल क्या है? मसले का हल यही है कि भाई हमें खुद समझना है, हमें खुद को समझाना है, हमें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को समझाना है कि भाई ये जो डिवाइड करने वाली सियासत होती है, डिवाइड करने वाली जो लोग पॉलिसीज बना रहे होते हैं, उनकी बात नहीं सुननी। हमारे दुश्मन किसी दूसरे सूबे में रहने वाले लोग या किसी दूसरे फिरके के लोग या कोई दूसरी जबान बोलने वाले लोग नहीं हैं। जो सियासतदान हमें आपस में ही लड़ाने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल भी हमारा दोस्त नहीं है, वही हमारा असल दुश्मन है। वो बेसिकली सिर्फ एक अदाकार है जो एक ऐसी फिल्म चलाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा स्क्रिप्ट बोल रहा है जो कि हमें पसंद आ जाए और हम उसको वोट दे दें। उसको इस बात से कोई परवाह नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा या हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। हमारी अपनी जिम्मेदारी यही बनती है कि हम आपस में यूनिटी बनाए रखें, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को समझाते जाएं। ये वीडियो बना देना मेरे बस में था, अपने दोस्तों को समझाना आपके बस में है। बस यही बताएं सबको कि भाई ऐसे झांसों में ना आए। हमें मिलकर पॉपुलिज्म की इस वेव को रोकना है। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।